साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के सोशल साइंस की हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं और इसके अलावा साइंस के भी क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने फिजिक्स केमिस्ट्री कर ली है और बायो चल रही है। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत एक है, संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है या एक राज्य इकाई है? तो इस प्रश्न को हम कई बार देख चुके हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत एक राज्यों का संघ है। प्रस्तावना में भी ये बात है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत एक राज्यों का संघ है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य मंडल, राज्यों का संघ, महासंघ या कोई नहीं? तो इसका आंसर है राज्यों का संघ। देखो, एक ही प्रश्न को कितने प्रकार से घुमा के पूछ सकते हैं और ये प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसी प्रकार से घुमाकर पूछ देते हैं। अगला है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में बना था, तो ये कब बना था? 1950, 53, 56 या 1961? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथे वाले का ऑप्शन नंबर बी, 1953 में ये बना था। अगला है, भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका आंसर है संसद को। संघ में किसी भी राज्य को शामिल हम कर सकते हैं, जैसे सिक्किम को किया गया था। अगला है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को या संबंधित राज्य के राज्यपाल को? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद को यह अधिकार है। राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? संबंधित राज्य के विधानमंडल से, राज्य के राज्यपाल से या राष्ट्रपति से या राज्यसभा की? तो भाई ये इसमें परमिशन लगेगी राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या संसद को? तो ये और केवल अधिकार संसद को है। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था या क्षेत्र परिषद? तो इसका भी आंसर होगा संसद ही किसी राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, मैसूर और जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला और जम्मू कश्मीर या हैदराबाद, उदयपुर और त्रावणकोर? तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब भारत का एकीकरण हुआ तो जब सभी जो रियासतें थीं भारत में मिली थी, तो उनमें जो 3 महत्वपूर्ण रियासतें थीं जो कि वही कई समय के बाद मिली थी, जैसे जूनागढ़ थी तो जूनागढ़ हो गई, जिसको जनमत संग्रह से विलय किया गया था। हैदराबाद थी, इसमें पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी क्योंकि यहाँ का जो नवाब था ये अलग राज्य, अलग देश बनाना चाहता था। और एक थी जम्मू कश्मीर, जिसका मैटर आज तक चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला है, 500 से अधिक रजवाड़े या देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या सरदार बलदेव सिंह? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। काफी कद्दावर नेता थे। अगला है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पटेल और नेहरू, पटेल और वीपी मेनन, पटेल और महात्मा गांधी या पटेल और एम मुंशी? तो जो पटेल और वीपी मेनन थे ये बहुत चाणक्य व्यक्ति थे। इन लोगों ने बहुत ही चाल चली, बहुत ही मतलब माहिर तरीके से भारत को, जो आधुनिक भारत है, जो हमारा आज वर्तमान का भारत है, इसको गढ़ा था। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 1, 2, 3 या 4? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो अभी तो हमारे 28 राज्य हैं। ये पुराने प्रश्न डल गया है, इसका गलत ऑप्शन है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो अभी तो 28 राज्य हमारे। अगला है, इसमें करेक्शन कर लेना, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी बदली हुई है तो इसको आप करेक्ट कर लेना। अगला है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी आ, वा, शा और दा में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। अगला है हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956, 1952, 1950 या 1951? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। अगला है, भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? कई परीक्षाओं में पूछा गया है, काफी अच्छा प्रश्न है। आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था। अगला है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो क्रांतिकारी थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से विरोध तेज हुआ और फिर आंध्र प्रदेश का राज्य को गठन करना पड़ा। तो ये थे
से इनका आंसर है 18 वाले का हमारा है ऑप्शन नंबर सी, पोट्टी श्री राम मल्लू, जो इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से आंदोलन और तेज हुआ था और जिस कारण से ये भाषाई आधार पर बना था। मूल संविधान में 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग के किया गया था? भाई राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली पाड़ेकर या कुंजरू या श्री राम मल्लू? तो इसके जो अध्यक्ष थे, जो फजल अली आयोग अध्यक्ष के में एक आयोग गठित किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पेश किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे, तो इसको हम देख चुके हैं, फजल अली इसके अध्यक्ष थे। जस्टिस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1950, 1952, 1956 या 1959। तो ये जो पारित किया गया था, ये 1956 में पारित किया गया था। अगला है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य और 6 संघ राज्य बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य बने, 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने, या 15 राज्य और 9 संघ राज्य बने? तो इसको याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बदल चुके हैं। उस समय 2907 थे, अब यहाँ पर 28 राज्य और शायद 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको थोड़ा करेक्ट करना, चेक कर लेना। भारत में इस समय शामिल हैं, तो वही 28 राज्य हैं, इसको भी आप करेक्ट कर लेना। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो ये भी वही प्रश्न है, घुमाकर बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो लक्षद्वीप है, दादर एवं नगर हवेली है, पुडुचेरी भी है, नागालैंड एक राज्य है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी या लक्षद्वीप? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पुडुचेरी है और लक्षद्वीप। तो जो 8वां वाला है हमारा, 8वें वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र शासित प्रदेश तो है यार, ये नहीं है कि बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा भी है और दोनों चीज़ें चलती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर विधानसभा भी रहती है, इस कारण से इसका आंसर लिया होगा। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप है, दमन दीव, पुडुचेरी, मिजोरम। तो मिजोरम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कराईकल माहे यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को समर्पित किया था? ये कुछ बस्तियां थीं जो आज़ादी के कई सालों बाद हमारे पास आई थीं, 1952, 54, 55 या 58। तो इसका आंसर है जो हमारा 1954 में ये भारत सरकार को सौंपी गई थी फ्रांस के द्वारा। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1956, 1959, 1962 या 1963? तो इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया था 1962 में। अगला है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को 1960, 1961, 63 या 65? तो जो पुर्तगाली क्षेत्र थे इनको हमने बनाया था 1961 में भारत का हिस्सा। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या सिक्किम? तो जो सिक्किम था एक आरक्षित राज्य था। अगला है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? वो भी सहयुक्त, मतलब उसके वोटिंग के तौर पर। तो 1971, 1972, 1974 या 1975 में? तो सिक्किम को 1974 में भारत संघ में शामिल किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था? 30वां, 35वां, 36वां या 42वां? तो इसका आंसर है 35वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। अगला है हमारा, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1956 में, 1967 में, 1971 में या 1975 में? तो हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया था। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें या 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए थे। पंजाबी में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई थी। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि जो 56वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत गोवा को, 55वें के तहत अरुणाचल को, 53वें के तहत मिजोरम को और 36वें के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला है हमारा, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे?
पंजाबी भाषा वाला पंजाब था और हरियाणा हिंदी भाषी था। तो धर आयोग, दास आयोग, सहाय आयोग या महाजन आयोग। तो एक जो धर थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना था, धर आयोग, उनके तहत पंजाब और हरियाणा बने थे। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर होगा। निम्न में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था? तो सिक्किम को जो दर्जा मिला था 1973, 74, 75 या 76। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1975 में। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन था? तो जो 29वां हमारा राज्य बना था 2014 की बात है, 2 जून 2014 तेलंगाना बना था। अगला है हमारा, इस प्रकार के आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों में घुमा दिया जाता है और डाउटफुल स्थिति बन जाती है। कई बार क्या होता है कि भाई ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो हमें समझ भी नहीं आते हैं, अलग अलग तरीके से घुमाकर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हमें आंसर भी पता हो फिर भी हम पर नहीं बनता है। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। कुछ डेटें हैं, जैसे 1 नवंबर है, हमारे मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था। तो जो हैं 1 नवंबर को कुछ राज्य बने थे, कुछ 9 को बने थे और कुछ 15 को बने थे। तो इसका जो आंसर है हमारा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, 42वें संविधान संशोधन, 40वें, 39वें या 36वें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया: गरीब पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग राज्य। तो ये पहाड़ी राज्य था और गरीब पहाड़ी राज्य था, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विशेष वर्ग का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड को। अगला है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, क्षेत्र परिषद या संबंधित राज्य। तो ये कर सकती है संसद, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के समर्थन के द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुमर्थन द्वारा। तो इसका आंसर होगा हमारा 5वें वाले का ऑप्शन नंबर बी होगा, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या राज्यों का यूनियन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का यूनियन या संघ बोलते हैं इसे हम। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? कि मतलब जो राज्य दिए गए हैं इनको संपूर्ण राज्यों का दर्जा कब मिला, उसके क्रम की बात की गई है। तो और इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। संसद के नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमा या न्यायों में फेरबदल कर सकती है। तो ये तो सही बात है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, या इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, या इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो व्यापक पुनर्गठन की यदि बात की जाए तो 1956 में पूरा किया गया था। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो ये सभी को पता है, 1 नवंबर 1956 को, और 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन हुआ था जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। भारतीय संविधान का भारत वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों के संघ, अर्धसंघीय राज्य और संघ क्षेत्रों का महासंघ या एकात्मक राज्य। तो ये राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 66, 1 अक्टूबर 66, 1 सितंबर 66 या 1 नवंबर 65। तो इतना तो याद रखें, ये बना था 66 में और 1 नवंबर 1966 को ये बना था। आगे यदि हम प्रश्नों को देखें तो अगला प्रश्न हमारा, ये हमने जो अभी प्रश्न देखे थे ये हमारे जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं उनसे संबंधित हमने प्रश्नों को देखा हुआ था। अब जो हम प्रश्न देखेंगे तो नागरिकता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। क्या है, हम लोग जो टॉपिक वाइज प्रश्नों को देख रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, टॉपिक वाइज हर टॉपिक्स के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो हमारे कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और लगातार बार बार परीक्षाओं में आते भी रहते हैं। तो हम इस प्रकार से प्रश्नों को देख रहे हैं। तो नागरिकता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 या 36 से 51। तो नागरिकता जो है हमारी 5 से 11, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोनों या कोई नहीं? तो एकल नागरिकता की बात होती है।
किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? 5, 9, 10 या 11? तो नागरिकता के लिए आर्टिकल हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी 11 हो जाएगा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ऑप्शन नंबर डी है, इसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। कि आप चाहें कि भाई भारतीय बैंक में हम 100 करोड़ पैसे जमा कर दें और हमें नागरिकता मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका है माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करना या विदेशी से मित्रता करना। तो माता पिता या भाई बहन, तो इसका आंसर होगा हमारा 5वें वाले का ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से आवश्यक शर्त है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता या किसी धर्म का समर्थन। तो यह है राज्य की सदस्यता, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? 6, 8, 9 या 11? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 6। अगला है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है परिवार के बिछड़ने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो ये हो जाएगा देशद्रोह का अपराध यदि सिद्ध होता है तो आपकी नागरिकता का लोप किया जाएगा। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, ऐसा तो नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले जाता है, तो ऐसा है। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता, या ये व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। यदि दूसरे देश की हम नागरिकता ले लेते हैं तो हमारे जो भारत की नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। अगला है, निम्न में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशानुक्रम, वंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व। तो इसका आंसर होगा हमारा अब 10वें वाले का ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति स्वामित्व। अगला है, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जाती है? जन्म से, वंशक्रम से, देशीकरण से या सभी से? तो सभी से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिक कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में या संविधान के विविध अधिनियमों में? तो इसका आंसर है भाग 12 वाले का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 के नागरिकता कानून में। अगला है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। सही बात है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ऐसा तो नहीं है। यदि भारत का सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, तो ये भी सही है। यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो ये भी सही है, निलंबित की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला और चौथा वाला और तीसरा वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी। भारतीय पुरुष के विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार, या बच्चे भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को उनकी माँ भारतीय हो तो उनके नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये सभी सही नहीं होंगे। इसका 14वें वाले का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3, 5, 7 या 9? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। इसका आंसर होगा हमारा 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने के बाद जिन्होंने भी भारत में जन्म लिया है वो हमारे भारत के नागरिक होंगे। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, परिवेशन पर, वंचित किए जाने पर या सभी? तो सभी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की नागरिकता के प्रावधान कब लागू है? 1950, 49, 51 या 52? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1949। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, या अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया है, तो वो है 1950, 52, 55 या 60? तो ये है 1955 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? तो ये हमने इंग्लैंड से ली हुई है। कई सारी चीज़ें हैं जो हमने कई देशों से ली हुई हैं। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय का,
विधि के समक्ष समता का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो ब्रिटिश नागरिक जो है भारत में रहने वाला, वो हमारा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार की दावा नहीं कर सकता। अगला है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे वाले का ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है? जन्म के द्वारा, आनुवांशिकता, पंजीयन या अनुरोध द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाती है जन्म से, दूसरे होते हैं आनुवांशिकता से, तीसरा होती है पंजीयन के द्वारा। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद और विधानसभाएं? तो इसका आंसर होगा संसद, ऑप्शन नंबर सी। नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता या किसी धर्म का समर्थन? तो हम इसको देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए, राज्य की सदस्यता। अगला है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो इसको भी हम देख चुके हैं, हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8वें वाले का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6। अगला है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है परिवार से बिछड़ जाना, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होना या भ्रमण के लिए विदेश जाना या शिक्षा के लिए विदेश जाना? तो इसका हम देख चुके हैं, देशद्रोह का यदि अपराध आप पर सिद्ध होता है तो आपकी नागरिकता का लोप कर दिया जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? एक कारण है। तो इसका आंसर हम देख चुके हैं कि यदि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आशा करता हूं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली